हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आज अपने जहाँ से अपने अम्ल और क्षार का टॉपिक चल रहा था, उसमें कुछ अम्ल और क्षार की अभिक्रियाएँ रह चुकी हैं, उनको भी हम कर लेते हैं आज। तो मित्रों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज हम सिर्फ चैप्टर के बारे में ही बातें करेंगे। तो चलिए, अम्ल व क्षार की अभिक्रियाओं के बारे में अगर बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे एक समरी बनाता हूँ मैं कि पहली बात तो ये है कि एसिड की या फिर क्षार की, यानी कि अम्ल की या क्षार की, अगर हम क्रिया करते हैं किसी भी धातु से, एम से, एम मतलब मेटल, धातु से, तो उसके अंदर साल्ट निकलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है। हाइड्रोजन गैस आपको पता है हल्की होती है, वायुमंडल की जो गैसें हैं उनसे हल्की होती है, इसलिए ये क्या होती है, ऊपर उठ जाती है और गुब्बारों में भी ये भरी जाती है। दूसरा देखिए, अगर हम एसिड और बेस की, ए फॉर एसिड बी फॉर बेस की, अगर हम अभिक्रिया करवाएं धातु ऑक्साइड से, तो इससे क्या बनता है, साल्ट तो बनता ही बनता है, लेकिन एक O एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए H2 की जगह O भी साथ में लग जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके जल, और ये क्या बन जाएगा आपका लवण। तो लवण तो बनना ही बनना है, लवण तो बनना ही बनना है। देखिए आगे नेक्स्ट, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये एसिड है और ये जो है बेस है, इनकी अगर हम रिएक्शंस करवाएंगे तो आपको पता है साल्ट बनता है और लवण बनता, साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है। तो ये दो अभिक्रियाएं कौन सी हो जाएगी, ये दो अभिक्रियाएं उदासीनीकरण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और ये भी क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है मित्रों। और आपको पता है जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, उसमें अंत में ऊर्जा निकलती है, तो ये उष्माक्षेपी का भी उदाहरण है। अब हम बात करें कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से लें हम। अगर इसकी बात करते हैं, एसिड और बेस की अगर धातु से क्रिया करते हैं, तो पहले हम इसकी अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं। तो एसिड यहाँ पे ले लेते हैं हम H2SO4, H2SO4 ले लिया। H2SO4 की अगर हम जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, किसके साथ में, जिंक के साथ में, जिंक मतलब जस्ता, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपको पता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कैसा अम्ल होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है। और इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं। साथ के अंदर आपको मैंने ये भी बात कही थी कि जिस देश के अंदर जितनी ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड्स की खपत होती है, तो उस देश की औद्योगिक क्रांति का या औद्योगिक क्रांति का माप का अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना। अब ये देखो H2SO4 में जिंक जो है, जस्ता जिसको बोलते हैं, ये ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए ये यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये लो जी आपके सामने जिंक तो इसकी जगह पर आ गया, ये जिंक यहाँ पे आ गया और ये सल्फेट आयन इसके पीछे, तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। आपको पता है हाइड्रोजन गैस का परीक्षण मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं तो जलती हुई मोमबत्ती इसके पास में ले जाते हैं। तो जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती इसके पास में ले जाते हैं, तो आपको पता है कि ये फट फट की आवाज़ के साथ में जलती है, यानी कि लो इसकी जो होती है, मोमबत्ती की बड़ी हो जाती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर बड़ी हो जाती है, इस टाइप से आवाज़ करके जलती है। तो इसका ये परीक्षण है। आगे नेक्स्ट अगर बात करें, हमने एसिड्स के साथ में मेटल्स, धातु का, ये धातु है और कैसी धातु है, ये जिंक धातु है। ये धातु है जस्ता, या इसको जिंक भी बोलते हैं, या तो जिंक या फिर इसको जस्ता बोलते हैं। देखिएगा ये हमने एसिड्स की किसके साथ में अभिक्रिया करवा दी,
धातु के साथ। अब बात करते हैं हम, इसका ए पॉइंट है, अब इसका बी पॉइंट ले बेस की जिंक के साथ में या धातु के साथ में। तो ये बी मतलब अब हम ले लेते हैं इसमें बेस, तो बेस इसमें लेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया भी हम करवा देते हैं जिंक से। तो जैसे ही हम जिंक से अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको पता है जिंक की संयोजकता 2 होती है इसके साथ में, अगर और ये है क्षार, तो क्षार क्या देगा इसमें? OH। तो OH एक से तो काम चलेगा नहीं, कितने होने चाहिए? 2। अब 2 करने हैं OH तो यहाँ पे लगा देंगे हम 2। तो अब 2 OH आराम से इसको मिल जाएंगे। और उसके बाद में अगर इसको देखें तो आपको पता है, इसको मैं थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ। 2 NaOH है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये NaOH और ये NaOH है तो 2 ही, ठीक है। और यहाँ पे जिंक है 1, तो ये हाइड्रोजन तो निकलनी है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है क्योंकि धातु है, तो हाइड्रोजन गैस तो इसमें निकलेगी। तो बचा क्या? ये Na2 NaO NaO 2 बच गए। तो हम Na कितने हैं? ये 2, और साथ में जिंक, और साथ में O2, और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो इससे क्षार के साथ में भी धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है और प्रबल अम्ल के साथ में भी हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखिए इसमें, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। ये सोडियम जिंकेट है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो इसको हम कैसे करेंगे यहाँ पे? तो ये आ जाएगा Na2Zn और O2। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस के आगे हम ये तीर का निशान लगाते हैं, मतलब ये हल्की होती है, तो गैस के आगे एरो लगा दो या G लिख दो तो भी वो गैस ही मानी जाएगी। तो हम दोनों लिख सकते हैं इसमें, ये G ब्रैकेट में G फॉर गैस अवस्था, ठीक है। अब आगे ये हमारी बात क्लियर हो गई कि ये एसिड और बेस के साथ में धातु की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि अगर एसिड और बेस की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से करवाएं तो लवण और जल बनता है, और जिसमें लवण और जल बनता है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। तो देखिएगा इसमें दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर हम क्या लेते हैं। तो इसमें मित्रों हम ले लेते हैं कि दूसरी बात ये AB। तो A एसिड्स के रूप में हम इसमें ले लेंगे HCl अम्ल। मान लो ये हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में हमने पिछले वीडियो में खूब चर्चा की थी। यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। ये है कॉपर, तांबा और ये ऑक्साइड। तो ये धातु है और इसका ये ऑक्साइड है, ठीक है। और आपको पता है धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं? एक हिसाब से देखें तो ये क्षार होते हैं, तो इसकी प्रवृत्ति एक हिसाब से देखें क्षारीय होगी, और ये इसके साथ में अम्ल है। तो हमने अम्ल की क्रिया किससे करवाई? धात्विक ऑक्साइड से। तो बनेगा इसमें क्या? इसके अंदर बनेगा लवण और जल। देखिए आपको पता है कि कॉपर की संयोजकता भी 2 होती है, यानी कि ये भी ऑक्सीजन की, कॉपर की संयोजकता +2 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो कहने का मतलब इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। तो ये माइनस है तो ये प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको अलग लिखें तो, कि H+Cl- कॉपर +2 और ऑक्सीजन -2। तो कहने का मतलब इसमें तो एक है, हमें 2 चाहिए, तो इसकी हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो ये भी 2 बन जाएंगे और ये भी 2 बन जाएंगे, ठीक है। अब आराम से आपको पता है ये क्या बनेगा? ये और ये ऑक्सीजन मिलके तो जल बन जाएगा। तो ये तो बन जाएगा आपके जल बन जाएगा। प्लस में ये कॉपर क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। इसका नाम है कॉपर क्लोराइड।
क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ये जल है। तो ठीक है, तो अगर हम इसके साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड एंड जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर इसमें से ये पॉइंट हमारा हो गया किसके साथ में, ये। अब हम कोई क्षार लेते हैं और इसका कॉपर ऑक्साइड की हम अभिक्रिया कराते हैं। तो देखिए इसमें ले लेते हैं हम क्षार के रूप में, ये ले लो, ये इसका ए पॉइंट है, ये इसका बी पॉइंट है। तो क्षार के रूप में हम कॉपर हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। और आपको पता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है बुझा हुआ चूना है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना होता है ना, जो वाइट वाश, हमने इसकी बात भी की थी। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड को ले लिया और साथ में ले ली हमने कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्या है, एक हिसाब से देखें तो अधात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो ये है तो ऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, जो प्राणी छोड़ते हैं, जिनको पेड़ पौधे भोजन के रूप में लेते हैं, भोजन बनाने के प्रकाश संश्लेषण में। अब ये इसकी प्रकृति जो होती है, यही बता देता हूं कि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और ये आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा कॉपर ऑक्साइड इसकी अभिक्रिया इसके साथ में करवाई तो क्या इसमें बनता है। देखो इसकी अभिक्रिया अगर इसके साथ में करवाएंगे हम तो इसमें एक तो बन जाएगा कि सॉरी मित्रों, यहाँ पे ये ए है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं अपने, कॉपर हाइड्रोक्साइड गलती से बोला गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है बुझा हुआ चूना, इसका नाम लिख लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहते हैं हम बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना कहते हैं। लो जी, ये बुझा हुआ चूना हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। इसकी अभिक्रिया इसके साथ में कराएंगे तो देखिए इसकी संयोजकता भी +2 है, और इसकी कितनी है, OH की -1, तो ये 2 है, और ये क्या है, इसकी संयोजकता +2 है। तो इसमें बन जाएगा, एक तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम को मैं यही लिख रहा हूँ, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये डॉट का मतलब कैल्शियम पूरा लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। और आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर जो होता है, मकराने का जो पत्थर है, इसको खड़िया पत्थर या चौक भी बोलते हैं। तो इसको हम खड़िया पत्थर भी बोल सकते हैं, खड़िया पत्थर नाम इसके काफ़ी है, या हम इसको चूना पत्थर भी कह सकते हैं, या इसको संगमरमर इसको कहते हैं। ठीक है, और साथ के अंदर बन जाएगा आपके जल, ये बन जाएगा जल। इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से समझाएं तो देखो, ये कैल्शियम, ये हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, साथ में आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, ये जल बन गया। तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, अब ये तो जल बन गया इतना, बचा क्या, ये Ca यहाँ पे O, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे जोड़ दिया आपने CO2, तो क्या बन गया, CaCO2 है, तो ये 3 हो गए, तो कितने हो जाएंगे, CO3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया पत्थर या संगमरमर, या इसको हम इस टाइप से कह सकते हैं। अब ये होने के बाद में ये टॉपिक ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के बारे में कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाएं तो ये भी एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, और इसमें भी क्या बनते हैं, इसमें भी बन जाते हैं आपके लवण और जल बनते हैं। तो ये और इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो आप कि 2 प्रबल प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों ही, एक ले लेते हैं आपके प्रबल क्षार और एक ले लेते हैं प्रबल अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए इसमें इसका भी आयनन होगा, तो इसका Na और इसका Cl ये जुड़ जाएगा, और जल क्या है यहाँ से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके NaCl और साथ में जल। तो ये भी क्या हो गया एक हिसाब से साल्ट, और ये क्या हो गया जल। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें लवण और जल बनते हैं, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, और उसमें भी लास्ट में ऊष्मा प्रोडक्ट होती है, निकलती है, तो इसको हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो मित्रों ये थी अपनी अम्ल और क्षार के साथ में धातुओं की, धातु ऑक्साइडों की और अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा क्लोरीनीकरण। तो मित्रों तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।